जी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं प्रेम कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरी इस छोटी सी कक्षा में जिसका नाम है कॉमर्स विद प्रेम कुमार। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। हमने वहाँ पे अपने 2 से 3 टॉपिक जैसे बेसिक कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम की थ्योरी, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम अपनी उस कक्षा की सीरीज के अंदर आज जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक, ये आपकी क्लास 12th की इकोनॉमी का 10th चैप्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल के पिछले कुछ दिनों में हमने बजट को लेके कुछ चीज़ों को देखा। हमने देखा कि 1 फेब जो इस मंथ के अंदर, इस मंथ की बिगिनिंग में 1 फेब को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने, जो आज कौन है, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 1 फेब को हमारे नेशन का बजट प्रेजेंट किया है। तो हमें एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट ये जानना जरूरी है कि बजट होता क्या है, क्या क्या टर्म जिसके अंदर होती हैं, और दूसरा हमारे 12th के एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो हम शुरू से इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम समझेंगे। गवर्नमेंट बजट, नाम से पता लग रहा है किस चीज का बजट है, ये गवर्नमेंट का बजट है। दैट मीन जितना भी कुछ इसमें डील किया जाएगा वो सारा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। हम पर्सनली अपने अकॉर्डिंग या इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग इस चीज को डील नहीं करेंगे। एक बात। दूसरा, ये गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे इसको 2 पार्ट में, इस बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक, इसमें प्रीवियस ईयर के बारे में कोई चीजें होती हैं जो 1 फेब से पहले पहले डील कर ली जाती हैं। जनवरी के लास्ट डेज, मंथ के लास्ट डेज के अंदर, 30-31 के अंदर, 2 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग सेशंस होती हैं। ये प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग सेशन का मतलब कि हमने प्रीवियस ईयर कितने हमने एक्सपेंडिचर हमने प्लान किए थे, कितना सोचा था कि हमारा इतना खर्चा होगा और एक्चुअल में कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, और कितने हमने रिसीट, जो पैसे आने थे वो कितने हमने प्लान किए थे और कितने हमारे पास एक्चुअल में आए। ये चीज जो शो करता है वो 1 फेब से पहले पहले वाले टाइम पीरियड के अंदर हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज जो गवर्नमेंट बजट की है वो कब शो होती है, जिसको हम एक्चुअल में बजट बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो नेक्स्ट ईयर, या मैं इसको नेक्स्ट ईयर ना लिख के मैं इसको लिखता हूं अपकमिंग ईयर। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, अपकमिंग ईयर के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें अपकमिंग ईयर के रिगार्डिंग जो आने वाला साल है, कब से आने वाला है, जो 31 मार्च के बाद, कब से, 31 मार्च के बाद, कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ईयर है। यानी हम कब बता रहे हैं, 1 फेब को बता रहे हैं। इस मंथ की स्टार्टिंग में जब 1 फेब आई थी तब हमने बताया था कि हम आने वाला जो अप्रैल है उस टाइम पे, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में कौन कौन से हमने एक्सपेंडिचर्स को प्लान किया है, कौन कौन से हमने एक्सपेंडिचर्स को प्लान किया है, और कौन कौन से रिसीट्स को हमने प्लान किया है। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर को प्लान किया और कौन कौन से रिसीट्स को हमने प्लान किया है, ये 2 बातें हम देखते हैं कहां पे, बजट के अंदर। कुल मिला के प्रीवियस सेशन में भी 2 ही बातें थी, एक्सपेंडिचर और रिसीट, बट वो किस बारे में थी, हम मैच कर रहे थे कि हमारा एक्चुअल में कितना हो गया, यहाँ पे एक्चुअल की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल की बात ना करके हम सिर्फ अपकमिंग ईयर के बारे में बात करते हैं, एक्चुअलिटीज यहाँ पे हम नहीं देख रहे। समझ आ गई बात। फर्दर
अगर हम इसका डिवीजन देखते हैं तो आगे अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको बोला जाता है बजटेड एक्सपेंडिचर, ये बजट की है तो इनको बजटेड एक्सपेंडिचर, और इन रिसीट को भी क्या बोलते हैं, बजटेड रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, फर्दर ये जो बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं या बजटेड रिसीट्स हैं उनको आगे दो कैटेगरी के अंदर हम काउंट करते हैं। ठीक, बहुत आसान शब्दों के अंदर मैं इस बात को समझा रहा हूं, धीरे धीरे देखिएगा इन चीजों को, हम बहुत ज्यादा डिटेल में लेके भी जाएंगे इस चीज को, बट एक जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा में आसान सी लैंग्वेज में इस बात को समझने वाले हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये बजटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां से मैं थोड़ा इसको सेटल डाउन कर देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिसीट की भी दो कैटेगरी बन गई, एक रिसीट हमारी हो गई कैपिटल रिसीट, और दूसरे हो गए रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, कुल मिला के चार कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट दो ही हैं, एक्सपेंडिचर रिसीट, बजटेड ईयर्स के, नेक्स्ट ईयर के। बजटेड का मतलब प्लांट है, तो वहां पे क्या है, एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज इट इज रिसीट भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। दोनों बात समझ में आ गई। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम ये दो वर्ड जो अभी अभी हमने पढ़े, एक वर्ड जिसका नाम क्या था, कैपिटल, और दूसरा जिसका नाम क्या था, रेवेन्यू, है ना। दो तरह के एक्सपेंडिचर थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट भी दो तरह के थे, कैपिटल और रेवेन्यू। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की ट्राई करें तो अगर, तो कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं या रिसीट्स हैं, ये हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी थे और कैपिटल रिसीट भी थे। ऐसे ही रेवेन्यू में भी एक्सपेंडिचर भी थे और रिसीट भी थे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां पे। तो ऐसे जो कैपिटल नेचर के हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं या रिसीट्स हैं, वो हमेशा हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटी से बिलोंग करते हैं। यानी किसी एसेट की वजह से एक्सपेंस हो रहा है, एसेट्स की वजह से पैसे आ रहे हैं, या लायबिलिटी की वजह से पैसे आ रहे हैं, या एक्सपेंस हो रहा है, यानी पेमेंट का जाना, वो एक्सपेंडिचर से, तो वो होते हैं कैपिटल नेचर के। अब एसेट्स की वजह से एक्सपेंस कब होते हैं, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट है जब क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, रोड का, डैम का, ब्रिजेस का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगी, कोई एसेट्स को बाय करेगी। जब ये सब किया जाएगा, बाय किया जाएगा, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे पास पैसे जा रहे हैं इन चीजों से। जाने को ही हमने क्या बोला, एक्सपेंडिचर को ही किया। ठीक, एज इट इज जब हमने रसीट की बात करी, तो रसीट में तो पेमेंट आनी चाहिए, तो ये पैसे कब आएंगे, हमारे पास आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से। जब हम इन चीजों को सेल कर देंगे, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तब। और लायबिलिटी की वजह से रसीट कब होते हैं, पैसे कब आते हैं, जब हम बोरिंग्स कर रहे हैं, यानी लोन ले रहे हैं,
डेट भी इसको बोल दिया जाता है। और एक्सपेंडिचर कब होती है लाइबिलिटी की वजह से, पैसे कब जाते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसों को जाना है, तो पैसे कब जाते हैं लाइबिलिटी की वजह से, तो हम बात करें तो यहां पे रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक, जब लोन को रीपे कर रहे हैं हम, तब पैसे आए, पैसे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिसीट, जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? दोबारा देख लीजिए, कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटी से बिलोंग करते हैं, और कैपिटल में एक्सपेंडिचर तब होंगे जब हम कोई एसेट्स को बनाएंगे, एसेट्स को इंक्रीज करेंगे, और रिसीट कब होंगे, जब हम एसेट्स को डिक्रीज करेंगे। एज इट इज लाइबिलिटी में जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम बोरिंग्स कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तब हमारे पास रिसीट हो गए। और एक्सपेंस जब हम उनका रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी डिक्रीज कर रहे हैं हमारी लाइबिलिटीज को। लाइबिलिटीज हैं क्या, जो हमारे ऑब्लिगेशंस हमने पे करने हैं, दीज आर लाइबिलिटीज। हम लाइबल है दीज पे करने के लिए, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। ये समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या होते हैं, ये रेकरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के, यानी डे टू डे से बिलोंग करते हैं, बार बार होते हैं, डे बाय डे होते हैं। ठीक है, रेगुलर होते हैं ये एक्सपेंडिचर्स, दीज आर रेकरिंग नेचर। मीन्स ना ही तो किसी एसेट्स को जनरेट करेंगे, ना ही किसी लाइबिलिटी को जनरेट करेंगे, ना ही उसको रिड्यूस, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं होंगे। मीन्स ये एसेट्स और लाइबिलिटी से तो बिलोंग करते ही नहीं है। समझ आ गई? रेकरिंग नेचर, डेली के, सैलरी पे करनी है, सैलरी से ना कोई एसेट्स को लेना देना, ना लाइबिलिटी को, वेजेस पे करने हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को ओल्ड एज पेंशंस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसे एसेट्स और लाइबिलिटी का कोई मतलब नहीं बना। पेंडिंग रह गई, पे नहीं करी थी, करनी थी, तब तो वो लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन वैसे थोड़ा ही नॉर्मल केसेस में ये लाइबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है, रेकरिंग नेचर के, जो रेगुलर है। रेकरिंग का मतलब भी क्या होता है, जो रेगुलर हो, डे टू डे हो, डे बाय डे चलता है सारी चीजें। दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ गए होंगे। तो अगर मैं, तो अलग अलग करके अगर मैं बात करूं, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस्ट टू increase in asset and decrease in liability। ये क्या करने हैं, किसी एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, खरीदेंगे तभी तो पैसा जाएगा, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रीपेमेंट कर दी लोन की। मीन्स कॉस्ट टू या ड्यू टू चेंज एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लेकिन यही बात अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डू नॉट कॉज टू एनी इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ना ही तो ये किसी एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ना ही किसी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की है। ठीक है, नॉट ड्यू टू चेंज या डू नॉट चेंज एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस।
एग्जाम्पल्स तो हम इसके देख ही चुके हैं। क्या 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 एग्जाम्पल्स हमने इसके देखे हैं? हमने देखा कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी बिल्डिंग की, डैम की, ब्रिजेस की, ठीक है, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर लाइब्रेरी में बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यही बात मैंने लिखी कैपिटल रसीट के लिए। यही बात मैंने लिखी कैपिटल रसीट के लिए। तो कैपिटल रसीट हमें क्या कहता है? कैपिटल रसीट कहता है कॉस्ट टू, क्योंकि कैपिटल है तो ये एसेट्स और लायबिलिटी से बिलोंग करेगा, डिक्रीज इन एसेट एंड या और इंक्रीज इन, या और कर लीजिए, और इंक्रीज इन लायबिलिटी। या तो लायबिलिटी को बढ़ाएगा, बोरिंग्स, पिछले वाले में हमने डिक्रीज इन लायबिलिटी लिखा था, तो यहां बोरिंग की जगह रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, ठीक है। कॉस्ट टू डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहां पे बोरिंग्स हो गई, लायबिलिटी बढ़ेंगी, और चेंज एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट। ये देखो ये लाइन तो सेम है, ऊपर वाले में इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया और डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो गया लायबिलिटी का। और यही केस मैं किसका लिखूं? रेवेन्यू का। तो नॉट कॉस्ट टू डिक्रीज इन एनी एसेट और इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, है ना। और दूसरी लाइन के लिए डू नॉट चेंज एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस। क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि ये तो एसेट्स और लायबिलिटी से बिलोंग ही नहीं करता, ये तो किस नेचर का है? ये तो रेकरिंग नेचर का है, डेली नेचर का है, ठीक है। इस रिसीट के एग्जांपल क्या क्या हो गए? कैपिटल रिसीट के एग्जांपल्स, डिसइन्वेस्टमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, बोरोइंग्स, और ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं ये दो कैटेगरी में आगे डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं टैक्स रिसीट, दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रिसीट। ये टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए कि इस टॉपिक में कोई डाउट है तो। बड़ा इजी सा टॉपिक हमने करा है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करी हैं, बहुत आसान सी भाषा में हमने इसको समझा है। कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, बट यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेशन को रिजोल्व करने का ट्राई किया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको 110% मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट के ऊपर चलते हैं। टैक्स रिसीट कौन से हैं, नॉन टैक्स रिसीट कौन से होते हैं? टैक्स रिसीट, पहले हम टैक्स रिसीट के बारे में बात करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी को बिलोंग करती हैं टैक्स रिसीट। एक होते हैं प्रोग्रेसिव नेचर के और दूसरे होते हैं रिग्रेसिव नेचर के। प्रोग्रेसिव यानी जो क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, यानी इंक्रीज होंगे विद इंक्रीज इन इनकम। यानी इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा इनकम होगी ज्यादा होगा टैक्स, कम इनकम होगी कम होगा टैक्स, ठीक है। इसका मतलब प्रोग्रेसिव।
और रिग्रेसिव क्या होता है? रिग्रेसिव नॉट इंक्रीज, इंक्रीज ही नहीं करते हैं, यूनिफॉर्म रेट से अप्लाई होते हैं। किस रेट से? यूनिफॉर्म रेट से। यानी रिच है पुअर है कम इनकम है ज्यादा इनकम है हमेशा सेम लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल जीएसटी। अब ऐसा तो नहीं है ना रिच लेने चला गया उसको बोलो 200 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और पुअर लेने चला गया 2 रुपये की ले जाओ, ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही। टैक्स तो सभी के ऊपर सिमिलर रेट से अप्लाई है। और एज इट इज जो रिग्रेसिव चेंज कौन सा होता है? इनकम के साथ। नाम में इनकम के साथ चेंज होगा यानी इनकम टैक्स। ठीक है, तो कौन सा टैक्स रिच और पुअर में बायसनेस नहीं करता? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। सेकंड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी जो किसी पर्सन की इनकम पे डायरेक्टली लिवाइड हो जाए। किसी पर्सन पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। इसका जो बर्डन है वो ट्रांसफर नहीं होता। यानी जिसकी इनकम है उसी को टैक्स देना है, किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन सा? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, इसका बर्डन ट्रांसफर हो सकता है। इसका बर्डन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये किसी अनदर पर्सन पे अप्लाई होता है और पे इसको कोई और करता है। जैसे अपन यहां पे एक समझते हैं इनडायरेक्ट। जैसे एक मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस करी। गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद उसका उस पर जो टैक्स प्रोड्यूस किया उसको सेल किया किसको? होलसेलर को। और उस पर जो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि बनाने के बाद कुछ सर्विस वर्विस सारे टैक्स उसको देने चाहिए थे गवर्नमेंट को, उसने वो टैक्स के पैसे किससे ले लिए? होलसेलर से ले लिए। अब होलसेलर ने जो टैक्स किसको दे दिया? मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, वो टैक्स के पैसे किससे ले लेगा? रिटेल वाले से। और रिटेल वाला वो टैक्स के पैसे किससे ले लेगा? कस्टमर से। यानी मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया आगे की आगे आगे की आगे और कस्टमर तक वो चला गया। या मैं ऐसे कहूं कि पर्सन कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, तो टैक्स तो कंज्यूमर पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन पे उसको कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर। एनी अदर पर्सन उसको पे कर रहा है। दोनों बात समझ में आ गई होंगी। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मेरी इनकम मेरे को टैक्स देना है, इसका एग्जांपल इनकम टैक्स। इसका तो जीएसटी है ही। देखो टैक्स वही है घूम फिर के, बट नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तीसरी बात अगर हम करें तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स और नेक्स्ट इज वैल्यू एडिड। स्पेसिफिक जो इनकम पे लग रहा है, एक चीज के ऊपर स्पेशल लग रहा है, इनकम टैक्स। वैल्यू एडिड किसी और प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होकर लग रहा है, जीएसटी। समझ आ गई तीनों टैक्स रिसीट की। हम अभी जो टॉपिक की बात करते हैं वो इसका दूसरा पार्ट। रिसीट हमारे पास कितनी तरह के थे? रेवेन्यू रिसीट कितनी तरह के थे? हमने दो पढ़े, एक टैक्स दूसरे नॉन टैक्स। यहां पे हमने कौन से देखे? यहां पे हमने टैक्स रिसीट देखे। अब हम कौन से देखेंगे? हम किसकी बात करेंगे? हम नॉन टैक्स रिसीट की बात करेंगे। नॉन टैक्स रिसीट ऐसे रिसीट जो है तो रसीट बट नॉन टैक्स है, टैक्स नहीं है वो। जैसे गवर्नमेंट ने फीस ली किसी चीज की, फाइन्स लिए लोगों के, पेनल्टीज अप्लाई करी,
ये होती क्या है, ये जानना वैसे ठीक है अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछना है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट। पेनल्टीज, ठीक है, पेनल्टी कंपल्सरी पेमेंट्स हो गई कि आपने कोई लॉ ब्रीच कर दिया तो उसके बदले में, कोई रूल ब्रेक कर दिया तो उसके बदले में पेनल्टी चार्ज हो गई। फाइन्स, कोई आपने जैसे चालान वगैरह, ये फाइन्स है। और फीस, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप करवा रहे हो उसकी जो फीस हो गई, दैट इज फीस। स्पेशल असेसमेंट, आप कोई वर्क करवा रहे हो गवर्नमेंट से, यानी जैसे लैंड है, लैंड एरिया का मेजरमेंट करवा रहे हो तो उसके जो चार्जेस हैं, दीज आर स्पेशल असेसमेंट। रजिस्ट्री बनवा रहे हो उसके जो चार्जेस हैं, स्पेशल असेसमेंट्स, ठीक है। लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस की एक तो फीस होती है और दूसरे उसके एडिशनल चार्जेस होते हैं, एडिशनल चार्जेस आर स्पेशल असेसमेंट्स। एज इट इज सेल ऑफ 2G 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम्स। ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी होती हैं जो, ठीक है, ये वोडाफोन आइडिया वगैरह टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, ये राइट्स बाय करती हैं कि हम कितने एरिया तक अपना क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क फैला सकते हैं, तो ये राइट्स हैं। इसके अलावा एसचिट, ये जो विदाउट लीगल हायरिंग कोई प्रॉपर्टी को छोड़ जाती हैं उससे जो गवर्नमेंट को जो इनकम होती है, ठीक है, वो इनकम एसेट कहलाती है। तो दीज आर नॉन टैक्स रेसिप्ट्स। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो गवर्नमेंट बजट है उसके अंदर पहली बात तो चीजें क्या क्या आती हैं, एक बात। फिर हमने उसके अंदर क्या देखा कि हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर, दो तरह के रसीद थे, किस लिए होते हैं, वो प्लान्ड ईयर के लिए, अपकमिंग ईयर के लिए होते हैं। फिर हमने उसके बाद जो बात देखी, हमने क्या देखा, उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास वो रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड होते हैं। रेवेन्यू में एसेट्स और लायबिलिटी से बिलोंग नहीं करते, कैपिटल वाले एसेट्स और लायबिलिटी से बिलोंग करते हैं, और उनको हमने अलग अलग करके एक एक करके डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हमने इसको स्टडी करना चाहा। फिर जब रेवेन्यू रिसीट की बात आई तो उसके हमने दो पार्ट, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, हमने यहाँ पे टॉपिक को समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जुड़े रहिए। आपको इसके अंदर हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ जो आप बार बार सुनते हैं डेफिसिट्स के बारे में कि गवर्नमेंट को एक घाटा हो रहा है, हिंदी वाले को सुनते होंगे राजकोषीय घाटा, ऐसा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं इसी गवर्नमेंट बजट की। तो जल्दी जुड़े रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी लोग इस चीज का पूरा पूरा बेनिफिट उठा पाएं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ आने वाली जो कॉलेज की क्लासेस हैं वहां पे आप अच्छी ग्रेड लेके वहां पे जा पाए, ठीक है। यहाँ से जो नॉलेज गेन होगी वो नॉलेज आपको आपके CUT एग्जाम्स के लिए, जो बच्चे आगे CA करने वाले हैं उनके लिए, ये सारे चैप्टर्स आपके वैल्यूएबल्स हैं। तो आने वाले टाइम में भी आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी आपको इन क्लासेस का बेनिफिट मिलता रहेगा और हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, व्हाट्सएप लैंग्वेज का असर सभी के ऊपर होता ही है ना। हैव अ नाइस डे। मैं चैनल लिख देता हूँ @commerce with प्रेम कुमार। थैंक यू।